ओके, राइट टाइम हो गया है और क्लास शुरू हो जानी चाहिए। तो मैंने क्लास शुरू कर दी है और आज हमारे पास सेकेंड ईयर का जो है वो लेक्चर नंबर 11 है। एक्सरसाइज 2.3 को एंड करते हुए आज एक्सरसाइज 2.4 पे इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएंगे और एक्सरसाइज 2.4 में भी अच्छी चीज़ें करेंगे। अभी एक साहबजादे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे ज्वाइन करने दिया जाए, तो हमने उसको चेक किया। ये जो 8-9 मिनट गलत अपना स्क्रीन नेम दे रहा है। बेटा मतलब आपने 10 क्लासेस ले ली हैं, स्क्रीन नेम पे इतनी लंबी बातें हो गई हैं। एंड वो मेरा जुमला है, बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, नशे में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं मालूम, एन वक्त पे उठे नशे से और ज्वाइन कर लिया। आप स्क्रीन नेम गलत रखेंगे, आपको क्लास में ज्वाइन होने नहीं दिया जाएगा। बाकी आप जो भी करते रहें, मतलब जब फंडामेंटल चीज़ें बच्चा नहीं समझ सकता उसको फिर मैथमेटिक्स क्या सिखाएंगे। ऐसा बच्चा तो अजाब है हमारे लिए, अपने माँ बाप के लिए भी। ओके, यहाँ पे सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 से मुझे सबसे पहले शुरू करना है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर at a point. Show also that their segment joining the quadrilateral segment joining the midpoint of the diagonals of the quadrilateral is also bisected at the same point. एक quadrilateral की बात हो रही है। सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास के अंदर quadrilateral आपको बनाना सिखाया था। हम सबसे पहले यही काम करते हैं, आराम से सुकून से quadrilateral ड्रॉ कर लेते हैं। अब बाल बच्चों ने क्या किया, quadrilateral के चक्कर में पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल ठीक है, अच्छा नहीं है। क्यों बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है। ये एक्स वाई प्लेन है, हर पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है। तो मैं जानबूझ के एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाने के मूड में हूँ जो कि जो है मुझे लगे कि दूर से कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ये ट्रेपेजॉइड भी नहीं है, हर ट्रेपेजॉइड क्वाड्रिलेटरल है, पर हर क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजॉइड नहीं है। ट्रेपेजॉइड होता तो अपोजिट साइड पैरेलल होती। इसी तरह तुम क्वाड्रिलेटरल की जगह यहाँ पे स्क्वायर लग के कर लो, प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि हर स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, बट हर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं होता। लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट दिए थे, और ये क्या है, a,0 और c क्या है, c, D है, और D क्या है, वो G, H है। ये हमने वर्टेसिस ले लिए एंड क्वाड्रिलेटरल लिया है। जो भी है बुक की एग्जांपल में मुझे एक बच्चे ने भेजा कि ये वर्टेसिस, बेटा आज तक मुझे वो एग्जांपल नहीं समझ में आई कि उस एग्जांपल में वो वर्टेसिस क्यों लिए गए। हमारे बड़े आराम से ये क्वाड्रिलेटरल बहुत, ये वर्टेसिस से क्वाड्रिलेटरल बहुत आराम से होता है। तो मैं बुक की एग्जांपल तो आज दूंगा, पता नहीं क्यों तुमने पहले से ही बुक की एग्जांपल देखना शुरू कर दी। एंड लास्ट क्लास में मैंने एक क्वाड्रिलेटरल दिए थे, इसमें क्वाड्रिलेटरल की मिनिमम डेफिनेशन क्या है। जनाब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, पॉइंट के ऊपर पॉइंट नहीं होगा। अब बराबर यहाँ कहीं पे भी ले लो, क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया। अब नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल लेने के बाद जो है उसने सवाल किया है, जिससे ये सवाल नहीं हुआ है उससे एक चीज़ हुई है, इंग्लिश ने उसको मार मारी है, अदरवाइज कोई सवाल में प्रॉब्लम नहीं थी। इंग्लिश की वजह से वो जो है सवाल में पिट गया। अब इंग्लिश में क्या है, यहाँ पे पहला मरहला है, सवाल में 2 मरहले हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इनके नाम लिख देते हैं, E, F, K, L, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। एंड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, line segment joining the midpoint of the opposite side, bisected at the same point, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो पहले पार्ट में क्या करना था हमें, ये 2 मिड पॉइंट, ये 2 मिड पॉइंट, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट सेम आएगा, 6 मिड पॉइंट निकालने थे। अब सवाल का दूसरा मरहला था, बच्चा रुक गया। शो आल्सो, शो आल्सो का मतलब है कंटिन्यूएशन में, आल्सो का मतलब है कंटिन्यूएशन में, शो करना है और कंटिन्यूएशन में। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल, डायगनल कहाँ है, चलो चल के डायगनल की तलाश करते हैं। एक डायगनल ये है,
दूसरा डायगोनल कहाँ है हमारे पास? दूसरा डायगोनल ये, दो डायगोनल हैं, एक ए सी है और दूसरा हमारे पास डायगोनल क्या है? बी डी है। ज़रा ए सी का मिड पॉइंट देखो कहाँ है? ए सी का मिड पॉइंट यहाँ आएगा, इसको कोई नाम रख देते हैं, नाम आर रख दिया। देन उसके बाद डी बी का मिड पॉइंट ये देखो यहाँ कहीं आ रहा है, इसको एस रख दिया। अब गौर करना, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू डायगोनल, फिगर बनाओ, बड़े मजे से एक्सप्लेन हो रहा है। The line segment joining the midpoint of the diagonal is bisected there at the same point, यानी वो पॉइंट P पे ही आर एस का मिड पॉइंट आएगा। अब दूसरे मरहले में क्या करना था? दो डायगोनलों के मिड पॉइंट निकालने थे, देन सेगमेंट आर एस का मिड पॉइंट निकालना था। कितने मिड पॉइंट दूसरे मरहले में निकालने थे? 3 मिड पॉइंट निकालने थे। पहले मरहले में क्या किया तुमने? पहले मरहले में तुमने 6 मिड पॉइंट निकाले थे, दूसरे मरहले में आपने जो है कितने निकाले? 3 मिड पॉइंट निकाले। टोटल कितने हो गए? 9 मिड पॉइंट हो गए। 9 मिड पॉइंट निकालने थे बेटा, सवाल इतना आसान था। 9 मिड पॉइंट निकालने थे, सवाल इतना आसान था। 9 मिड पॉइंट मैंने निकाल लिए और सवाल सॉल्व हो गया। तो मैंने शुरू में कहा उस बच्चे से नहीं हुए जिस बच्चे की इंग्लिश कमज़ोर थी। इस सवाल में सारा क्या था? इंग्लिश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना था। दूसरा, हमारा कमज़ोर बच्चा, सवाल जब उसको समझ में नहीं आता, ये मुझसे नहीं होगा। बेटा ये क्यों नहीं सोचते हो कि दूसरे लोगों ने भी तो ये सवाल किया है, वो तुम क्यों नहीं हो? तो लाइफ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अचीवमेंट नहीं होती है, स्ट्रगल होती है। हम लोग समझते हैं कि अच्छी परसेंटेज आ गई, एक अच्छी हमने अचीव कर ली चीज़। नहीं, अगर स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़बरदस्त चीज़ है स्ट्रगल। हर क्वेश्चन, हर जगह ज़िंदगी में तुम्हें आखिरी सांस तक स्ट्रगल करना है। एंड स्ट्रगल नो डाउट तुम्हें भी अचीवमेंट दिलाती है। तो अचीवमेंट इज नॉट, अचीवमेंट तो उस स्ट्रगल के थ्रू आई है। स्ट्रगल हटा दो, अचीवमेंट नहीं है। तो अचीवमेंट जब बच्चा जब 90% या टॉप कर लेता है, मैं कहता हूँ उसमें क्या खुश हो रहे हो? तुम इस बात पे खुश हो कि हाँ मैं स्ट्रगल करना जानता हूँ। तो स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हमेशा कहता आया हूँ लाइफ के अंदर, मैंने जो लाइफ में सीखा है कि भाई स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रगल नहीं है। अब मैं तुम्हारी जगह होता, इस सवाल को एक दफ़ा अटैम्प्ट करता, क्योंकि हमने वीकेंड पे दिया था, ये 4-5 दिन का गैप था, नहीं समझ में आया। दूसरे दिन जब मेरा फ्रेश टाइम होता, मेरा तो फ्रेश टाइम होता अर्ली मॉर्निंग, नाश्ता करो, पेट भरा और उसके बाद बैठो, दिमाग बहुत तेज चलता है। अर्ली मॉर्निंग इसको जो मैं दोबारा करता, फिर अगर नहीं होता तीसरे दिन दोबारा करता। इस 2, 3, 4, 8 दफ़ा जब मैं करता, जब जाके ये सवाल मुझसे हो जाता सॉल्व। तो अचीवमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आपने स्ट्रगल कितना ज़ोरदार किया है। और खुदा न करे आप छाप रहे हो, आप में से जो भी छाप रहा है तो वो तो बेकार बच्चा है। वो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने घर वालों को सबसे बड़ा धोखा दे रहा है और अपने आप को। और अपने घर वालों के लिए दुखी दुख लिख रहा है, अपने लिए भी लिख रहा है। मुझे अगर वो धोखा दे रहा है तो वो समझ अपने आप को इंतहाई बेवकूफ़ समझे। तो एक्सरसाइज 2.3 में मैंने आज यहाँ पे ही डिस्कस करना था, फर्दर मेरे पास कोई डिस्कशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला आज मैं 2.3 की 3 एग्जाम्पल भी एंड में तुम्हें दे दूँगा। तो 2.3 ताकि हमारे पास सिलसिला उसका एंड हो सके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आज एक्सरसाइज जो है हमारे पास 2.4 आ रही है। एक्सरसाइज 2.4 में तो 21 सवालात हैं टोटल, लेकिन इसमें 8 बड़े टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। 21 सवाल में 8 बड़े टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और वो टॉपिक एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। एंड ये 2.4 बड़े बड़े सवालात नहीं हैं, छोटे हैं, लेकिन आगे चल के बड़ा इम्पैक्ट डालेगी तुम्हारे कंसेप्ट के ऊपर। तो 2.4 में छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्शनल चीज़ें हैं। आज मैं 8 चीज़ें तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, आज मैं 8 में से 3 चीज़ें पढ़ाऊँगा। वो 3 चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। अगर तुम एक्सरसाइज 2.1 में देखो तो एक टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। एक्सरसाइज 2.2 में देखो रेशियो थ्योरम एक टॉपिक है। एक्सरसाइज 2.3 में भी देखो एक ही टॉपिक है एनालिटिकल प्रूफ। बट 2.4 में 8 मुख्तलिफ टॉपिक हैं एंड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो मेरा आज का पहला टॉपिक जो है वो है एक्स वाई इंटरसेप्ट्स।
एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट होता क्या, पहले हम ये कॉन्सेप्ट लें। जब भी तुम एक्स वाई प्लेन में कोई फिगर बनाते हो, चाहे वो सर्किल बनाओ चाहे लाइन बनाओ, तो वो जो भी फिगर तुम बनाते हो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करती है। इस लेंथ को जो ऑन द एक्स एक्सिस होती है एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और इस लेंथ को ओरिजिन से वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। अमूमन इसको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी बुक में स्मॉल ए स्मॉल बी के कई मायने हैं। एक मायने ये भी हैं कि इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस होगा, वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे होगा। अब सवाल ये है कि कैसे एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट निकलेंगे। जब कोई सवाल आता है तो पहले सवाल का डेटा भी तो दिया जाता है। वो क्या करेगा, आपको इस शेप की, मैं ये नहीं लाइन नहीं कहना चाह रहा, जो भी आप शेप है उस शेप की वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इक्वेशन प्रोवाइड करेगा। एंड आप उस इक्वेशन की मदद से जो है इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। मसलन जैसे ये सवाल है, इंटरसेप्ट में हमें फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिगर को एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, वो तो समझाने। फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, क्या करना हमने, वो आपको एक इक्वेशन दे रहा है। अब वो इक्वेशन लाइन की है, सर्किल की है या किसी और की है, उसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल लिखना है फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब मुझे बताओ एक्स इंटरसेप्ट कहाँ होगा, ऑन द एक्स एक्सिस वेयर वाई जीरो होता है। एक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस जहाँ वाई जीरो होता है। अब इक्वेशन में वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दो। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत कम सवाल दिए हैं, बड़ी जल्दी से हो जाएंगे, बट ये बहुत एवरलास्टिंग टॉपिक है। मैंने कहा था इंटरसेप्ट ए बी से रिप्रेजेंट होता है, बास टीचर नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, मैं तो करता हूँ, तो मैंने इंटरसेप्ट ए बी। मैंने कहा बहुत एवरलास्टिंग टॉपिक है। उसकी वजह क्या है कि ये टॉपिक इतना लंबा जाएगा, ये बार बार आएगा। 2.5 में आएगा, चैप्टर 3 में आएगा, चैप्टर 6 में आएगा, चैप्टर 5 में आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा। इंटरसेप्ट का आइडिया एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, -4 पे। एंड जनाब फॉर वाई इंटरसेप्ट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0। अब उसी इक्वेशन में, किसी और दूसरी इक्वेशन में नहीं, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी गई, -4y इज इक्वल टू -12 एंड y इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल। तो कोई फिगर नहीं बनानी। हाँ, तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना चाहते हो, जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। ये एक्स इंटरसेप्ट -4 है, नेगेटिव साइड पे 4 यूनिट, वाई इंटरसेप्ट +4 है, 1 2 3, या ये कोई शेप है जिसमें ए जो है -4 है। बार बार कह रहा हूँ, फिगर की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट निकालने का प्रोसीजर की ज़रूरत है। प्रोसीजर क्या कह रही है कि जनाब एक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस होता है, वाई 0 है, और फॉर जो है वाई इंटरसेप्ट जो है वाई एक्सिस पर होता है जहाँ एक्स 0 है। वो आपको इक्वेशन देगा, सिर्फ आपने इक्वेशन में अलजेब्रा परफॉर्म करना है, और अलजेब्रा से आपके पास एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट निकल आएगा। बुक में एक सवाल दिया हुआ है, बुक में एक सवाल दिया हुआ और इंटरसेप्ट निकाला है, तो मैं चाहूँगा यहाँ बुक में जो है दूसरे सवाल को भी यहीं पे कर लूँ। बड़ा छोटा सा दूसरा सवाल है, एक सवाल में 5 पार्ट हैं, मैं 3 सवाल करके दिखा रहा हूँ। एंड तुम देख रहे हो मैं अपने सवाल बना के कर रहा हूँ। अभी तुमने देखा एक्सरसाइज 2.3 में मैंने बुक के सवाल किए, वजह क्या थी, वो सारे प्रूफ हैं, थ्योरम्स हैं, एंड थ्योरम्स को हमें करके बच्चे को दिखाना पड़ती हैं। तो वहाँ पे मैंने अपने सवाल नहीं बनाए और प्रूफ करके दिखाया। अब यहाँ पे क्योंकि प्रूफ नहीं है और समझाना है, समझा रहा हूँ फॉर एक्स इंटरसेप्ट। वाई 0 है, एक्स स्क्वायर -9x + 20 इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 पड़ गई। एंड ये इक्वेशन बन गई, लीनियर नहीं बनी, क्वाड्रेटिक बनी है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आपको सारे मेथड आते हैं। मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो मैंने अपने लिए सवाल बनाया है, अपने लिए मैंने आसान बनाया हुआ होता है। मुझे तो समझाना है ना, मुझे करके थोड़ी दिखाना है। बच्चे के समझ में आ गया, वर्किंग तो बच्चे ने करनी है। हर टीचर कंसेप्ट देता है, वर्किंग हमने पुरानी नॉलेज से करनी होती है। खुदा ना करे आपकी पुरानी नॉलेज वीक है तो उसके लिए आप ब्लेम होंगे।
x माइनस 5 0 है। तुमने यहाँ पे देखने की कोशिश की या तुम्हें एहसास हुआ x इंटरसेप्ट 2 निकल के आए? तो मैंने इस एग्जाम्पल में ये बताया कि बास इक्वेशन के एक से ज़ायद इंटरसेप्ट होते हैं। हाँ, y इंटरसेप्ट भी तो देख लें। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू वाई फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर दो एंड सिंप्लीफाई करो। 0 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 20 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 20, और हम सिंपली कह सकते हैं b इज इक्वल टू 20। अब इस एग्जाम्पल में तुमने क्या डेमो किया है? तुम्हें ये दिखाया गया है कि x इंटरसेप्ट 2 निकले बट y इंटरसेप्ट क्या निकला? 1 निकला, जो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंटरसेप्ट की कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। इंटरसेप्ट एक एक निकल सकता है, जैसे सेम भी निकल सकता है। एक एक्स इंटरसेप्ट 7 आया, दूसरा भी एक्स वाई इंटरसेप्ट 7 आया, कोई ऐसी नहीं है इंटरसेप्ट के लिए। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ फिगर नहीं बनाना, क्योंकि स्क्वायर वाला कर्व है, तुम्हें फिगर नहीं पता, तो हमें फिगर में नहीं जाना, हमें अलजेब्रा की वर्किंग सीखनी है। उस कंसेप्ट पे अलजेब्रा की वर्किंग कैसे की जाएगी। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट का एक और आखिरी सवाल हो जाए आज का, फिर इंटरसेप्ट की बातें खत्म हो जाएंगी हमारे पास। मतलब तुम्हें इक्वेशन दी गई होगी कि इस इक्वेशन से कैसे इंटरसेप्ट देखना है। अब यहाँ पे क्या किया? फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर दिया, अब यहाँ इस सवाल में तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट की 2 वैल्यूज निकल के आई, प्लस माइनस 2, और मैंने उसको फॉर्म लिखा a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। वाई इंटरसेप्ट देखा जाए, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। 5 ऑफ x का स्क्वायर minus 6 times of 0 into y minus 20 is equals to 0, minus 20 is equals to 0, no y intercept, y की वैल्यू ही नहीं आई, minus 20 is equals to exist, minus 20 is equals मीनिंगलेस जुमला है। अभी जो भी ये शेप था इसमें y इंटरसेप्ट नहीं होता, तो मैंने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल से करके वर्किंग दिखाई, वर्किंग तीनों की सेम है। हाँ, डिफरेंस क्या है? इंटरसेप्ट की तादाद। वही मेथड से हमने किया, इंटरसेप्ट की तादाद क्या निकल के आ गई? 2 निकल के आ गई। इंटरसेप्ट की तादाद 3 जो है पहले में 1 1 आ गई, दूसरे में जो है एक्स इंटरसेप्ट 2 आए थे, वाई इंटरसेप्ट 1 आया, और तीसरे में वाई इंटरसेप्ट ही नहीं आया। ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ उसकी फिगर की ज़रूरत नहीं है, मैं फिगर बना सकता हूँ, तुम भी इंशाल्लाह ताला बना लोगे। ये इस तरह का कर्व है, एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ोगे। तुम देख रहे हो इसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को इकट्ठी नहीं कर रहा, ये कर्व टूट गया है। वो पिछला वाला सवाल था जिसमें तुम्हें मैंने दिखाया था कि 2 इंटरसेप्ट निकले थे और वाई इंटरसेप्ट 1, वो इस तरह का। बार बार कह रहा हूँ फिगर नहीं ड्रॉ करना, 2 एक्स इंटरसेप्ट हैं, वाई एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है। ये सारी फिगर तुम इंशाल्लाह ताला ड्रॉ करने लगोगे, ये सारी फिगर तुम ड्रॉ करने लगोगे, लेकिन कब करने लगोगे ड्रॉ? जब जो है तुम्हारा चैप्टर 8 मुकम्मल हो जाएगा। अभी तो मोटी सी बात हमने समझनी है, मोटी सी बात ये समझनी है, एक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस का पॉइंट है जब वाई 0 होता है, और वाई इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस का पॉइंट है जब एक्स 0 होता है। जस्ट इतनी मोटी थी, और अलजेब्रा हमने सिखाने के यहाँ पे मकसद था। तो एक्सरसाइज 2.4 का एक सवाल अभी मुकम्मल हुआ, जिसके 5 पार्ट हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल, हर वेरिएशन कोशिश करी है तो मैं करके दिखा दूँ। नाउ मैं अब जो है दूसरे टॉपिक पे आऊँगा। एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज 2.4 में आज का दूसरा टॉपिक का इंटरसेप्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दूसरा टॉपिक है लोकस। लोकस को कहते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स, या इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ मूविंग पॉइंट, ग्रुप ऑफ मूविंग पॉइंट।
होता क्या है, ज्योमेट्री में जितनी भी शेप तुम जानते हो, पहले शेप तो आती है तुम्हारे ध्यान में, लाइन आती है, सर्किल आता है, ट्रायंगल आता है, जो जो शेप तुम जानते हो और जानोगे वो छोटे छोटे पॉइंट से बनी है। हमने तो इसको कह दिया ये लाइन है। बेटा ये लाइन कैसे बनी है? मिलियन एंड बिलियन पॉइंट्स हैं जो मूव कर रहे हैं। तो हर शेप के पीछे लाइन। अगर आपने कहा कि जनाब पॉइंट्स हैं और वो एक ख़ास पाथ पे मूव कर रहे हैं, एक ख़ास रास्ते पे मूव कर रहे हैं, अब ये देख लो सर्किल बन गया। एंड ये रुका कब है बेटा? मूविंग पॉइंट अभी तो है, ये रुक थोड़ी रहे हैं, ये तो चले जा रहे हैं। हाँ ये चले जा रहे हैं, ये अपने एक पाथ में मूव। तो ग्रुप ऑफ मूविंग पॉइंट को एक्चुअली लोकस का वर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम लोकस का वर्ड वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं शेप क्या है। अब जैसे मैं इस वक्त आपसे कहूँ पैराबोला, आपने नहीं पढ़ी ये पैराबोला, तो हम पैराबोला को छुपाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे लोकस। उससे मुझे क्या फ़ायदा होता है? जैसे ही मैं लोकस कहता हूँ तो ये तय हो जाता है कि कोई शेप है, बट वो शेप हम जानने की जस्तजू में नहीं है। तो आज वो क्या करेगा, तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन देगा और इंफॉर्मेशन देके तुमसे कहेगा कि ये ग्रुप ऑफ पॉइंट की इक्वेशन निकालिए। हमें उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है। मसलन लोकस का एक सवाल लाता हूँ, तो लोकस के भी ज़्यादा सवाल नहीं हैं, मेरे ख्याल से 2 ही सवाल हैं और कुछ पार्ट्स के साथ तुम्हें एक अपना सवाल मैंने बना दिया है। इंफॉर्मेशन को समझना है, इंफॉर्मेशन को समझना है कि क्या कह रहा है, और उसके बाद उसके मुताबिक एक्शन ले लेना है। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या है, इक्वेशन ऑफ लोकस सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम -3 4 ऑलवेज इक्वल्स टू 6 यूनिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन निकालना है। लोकस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे। लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट, लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द लोकस। हमने लोकस के ऊपर एक पॉइंट पी एक्स वाई मान लिया। अब जब भी लोकस का पॉइंट लोगे हमेशा पी एक्स वाई लोगे। लोकस का पॉइंट कभी ए कॉमा बी नहीं होगा, लोकस का पॉइंट कभी x1 y1 नहीं होगा। जितनी भी इक्वेशंस आती हैं तुम देखो इक्वेशन x1 y1 में नहीं होती, तुम देखो इक्वेशन ए बी में नहीं होती, इक्वेशन एक्स वाई में होती है। उसकी वजह यह है आप एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, एक्स और वाई से मिलके वो इक्वेशन बनेगी। तो ये पॉइंट पी एक्स वाई, हज़ारों पॉइंट है लोकस में, एक पॉइंट नहीं है, हज़ारों पॉइंट लोकस में मौजूद हैं। उन सब का रिप्रेजेंटेटिव पी एक्स वाई है। मसलन तुम लोग 40 लोग बैठे हो क्लास के अंदर S2 ग्रुप के अंदर, और मैं कहूँ x इज़ द स्टूडेंट ऑफ S2 ग्रुप, इसका मतलब तुम में से कोई भी हो सकता है और तुम सब x से रिप्रेजेंट हो रहे हो। तो एक पॉइंट नहीं, हज़ारों पॉइंट है। अब उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है? उसने इंफॉर्मेशन दी है पॉइंट P और एक गिवन पॉइंट A। गिवन पॉइंट को मैंने A कह दिया। इन दोनों का दरमियानी फासला कितना है? 6 यूनिट। अब ये पॉइंट कहाँ जा रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पॉइंट जहाँ जहाँ जाएगा वो A के साथ इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक 6 यूनिट का फासला लग रहा है। तो A क्या है? लेट तो चल ही रहा था, A -3 4 एंड PA लेंथ इज इक्वल्स टू। अब ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है PA लेंथ की, इस इंफॉर्मेशन से हम इक्वेशन निकाल लेंगे। सबसे पहले तो जाके मैं लेंथ PA निकालूंगा। A क्या है मेरे पास? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, कुछ छोटी सी वर्किंग है, हमें सिर्फ गिवन कंडीशन को समझना और हमें इस चीज़ को समझना है कि लोकस में पी एक्स वाई पॉइंट लिया जाता है। -a - b होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए आसान सा तरकीब होती है। हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर तुम -a - b के फॉर्मूले से ओपन कर रहे हो तो कोई कारनामा नहीं कर रहे हो, अपने आप को इंतहाई बेवकूफ़ साबित कर रहे हो। जो तुम्हारा काम चेक करेगा उसको बहुत ख़राब तुम में से खुशबू आएगी कि एक वीक बच्चे की बातें हो रही हैं। √9 + 6 of x + of x स्क्वायर + 16 - 8 of y + y स्क्वायर एंड PA लेंथ किसके बराबर है? PA लेंथ 6 के बराबर है। 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 + 6 - 8 of y + y स्क्वायर। 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 + 6 + 8 of y + y स्क्वायर। 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 + 6 + 8 of y + y स्क्वायर। 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 + 6 + 8 of y + y स्क्वायर। 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 + 6 + 8 of y + y स्क्वायर। 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 + 6 + 8 of y + y स्क्वायर। 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 + 6 + 8 of y + y स्क्वायर। 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 + 6 + 8 of y + y स्क्वायर। 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 + 6 + 8 of y + y स्क्वायर। 6 इज इक्वल्स टू
प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी है। स्क्वायर होते ही ये 36 हो गया, मॉड ख़त्म हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की मैं वैल्यूज़ को पहले लिख दे रहा हूँ। देन लीनियर 6x माइनस 8y एंड प्लस 9, 16 में जमा हुआ है 25, एंड देन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वेशन निकल के आ रही है माइनस 8y प्लस 25 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ लिखो या यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 11 is the required equation of locus। लोकस की इक्वेशन निकल आई। तो कंडीशन को पहले समझना है। और दूसरी चीज़ याद रखनी, लोकस का पॉइंट हमेशा एक्स वाई होगा। वो बच्चा मुझसे कहने लगा अगर मैं एग्जैक्ट प्लेन में होऊंगा तो लोकस होगा एक्स कॉमा जेड, जो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारा टोटल कोर्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन के अंदर है। अगर आप वाई जेड प्लेन में होंगे तो लोकस का पॉइंट होगा वाई जेड, और वहाँ इक्वेशन वाई जेड की फॉर्म में आएगी। तो आप जो है प्लेन एक्स वाई का ही इस्तेमाल करेंगे, ये आप पे बाइंडिंग है। तो सवाल को समझना है, डेटा उसने सवाल के अंदर बताया हुआ है उसने। अब मसलन बार बार मैं कह रहा हूँ, लोकस के सवाल में फिगर नहीं बनानी है। मालूम है क्या कह रहा है, ए पॉइंट से हमारा पॉइंट पी 6 यूनिट दूर है। ना देखना, एक सर्किल बन रहा था, तो वो कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो तुम कब कपाने लगते कि भाई सर्किल का फॉर्मूला नहीं आता। तो उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट विच आर डिस्टेंस ऑफ सर्किल में हर पॉइंट 6 यूनिट दूर है। अब पॉइंट पी यहाँ ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी पॉइंट पी। बार बार मैं कह रहा हूँ लोकस में प्लीज फिगर नहीं बनाना, क्योंकि कुछ तो मुझसे पहले वाले ग्रुप में लोग फिगर बनाना शुरू हो गए हैं। बेटा लोकस में सिर्फ इक्वेशन निकालनी है, अभी आप फिगर स्केच नहीं कर सकते, बहुत जूनियर हैं आप। यहां पे लोकस का एक और सवाल हो जाना चाहिए। Find the equation of the moving point such that its distance from -1, 2 and 6, 4 such that it is equidistant। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले let pxy be a point on the locus। अब अगर वो कहता फाइंड द पॉइंट, जैसे हमने पीछे चैप्टर 2.1 में और 2.2 में देखा, तो वहाँ हम पॉइंट x1 y1 ले सकते हैं, वहाँ पॉइंट हम a कॉमा b ले सकते हैं, वहाँ हम पॉइंट x कॉमा y ले सकते हैं। बट लोकस में लाजमी और लाजमी हमें पॉइंट क्या लेना है, लोकस में हमें पॉइंट लाजमी तौर पे लेना है x कॉमा वाई। अगर हमने x कॉमा वाई के अलावा कोई लिया तो हम गलत कर रहे हैं। लेट पी एक्स वाई, और गिवन पॉइंट जो हमें दिए हुए उनको नाम दे दो a -1, 2 एंड b -1, b क्या है मेरे पास 6, 4। ये मैंने 2 पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है जनाब पी ए लेंथ किसके बराबर है, पी बी लेंथ के। हमें कंडीशन को रीड करना है कि वो कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन कह रहा है दोनों इक्वी डिस्टेंस पे। अब रास्ता मिल गया, मैं पी ए लेंथ निकालूंगा, पी बी लेंथ निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, और दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करूंगा, इक्वेशन ऑफ द लोकस आ जाएगी, लेंथ पी ए। तो कंडीशन हर एक में बदलेगी। डिस्टेंस फॉर्मूले में तय था कि किसी को भी ए ले सकते हैं, x1 y1 ले सकते हैं, किसी को भी b x2 y2 ले सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो पी ए लेंथ टू माइनस वाई का स्क्वायर, लेंथ पी ए, दोनों नेगेटिव हों। अभी मैंने एक बात की थी, नेगेटिव पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, दिखाते नहीं है उस पूरे प्रोसेस को, अंडरस्टूड होता है। और लेंथ पी ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √1 + 2x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4 ऑफ वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। एंड लेंथ पी ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिसेंडिंग ऑर्डर से लिख लो ताकि कोई और मसला नहीं हो। एंड इसी तरह दूसरी लेंथ निकाल लूँ मैं यहीं पे, लेंथ पी बी। अब ये सारी वही 2.1 की चीज़ें सिस्टम हमें बनाने। लेंथ पी बी क्या है,
एक्स कॉमा वाई। बी क्या हमारे पास, पी बी लेंथ, सिक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, और पी बी लेंथ को ओपन कर देते हैं, अंडर रूट 36 माइनस 12 ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर, लेंथ पी बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 ऑफ एक्स माइनस 8 ऑफ वाई प्लस 52, 36 16 में जमा हुआ। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कहती है गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी ए लेंथ किसके बराबर है, पी बी लेंथ के बराबर है। पी ए मेरे पास आया हुआ था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पी ए क्या आया था, वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड नेक्स्ट स्टेप में करूँगा मैं, माइनस 8y प्लस 52 और स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर किया अंडर रूट रिमूव, अब इक्वेशन सॉल्व करने हैं ना, तो स्क्वायरिंग तो करना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम सिंप्लीफाई करके एक शॉर्ट रिजल्ट पे पहुँचेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 ऑफ एक्स माइनस 8y प्लस 52, 2x बच गया, और इधर से माइनस 12 प्लस 12x हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, तुम करके कैंसिल दिखाना चाहते हो बिल्कुल दिखाओ, माइनस 8y शिफ्ट हुआ, देन उसके बाद प्लस 5 माइनस 52 इज इक्वल्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा 14x प्लस 4 ऑफ y माइनस कितना हो जाएगा 47 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। लोकस तो ऐसे पॉइंट्स मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, आप ऐसे पॉइंट जो इन दो पॉइंट से गिवन पॉइंट पे वो रुक नहीं रहे, वो मूव कर रहे हैं। ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट है, चलो फिगर नहीं बनाना था। ये दो पॉइंट ए एंड बी है, ये पॉइंट पी है, ये फासला और ये फासला, अब ये पॉइंट एक ख़ास रास्ते पे जा रहा है और ये हर दफ़ा इनके फासले सेम है, ये ख़ास ये सेम है, ये डिस्टेंस यहाँ से सेम है, तो बनानी नहीं है फिगर, हमें ये जानने की कोशिश नहीं। हाँ ये एक लाइन आ रही है, हमें जानने की कोशिश ही नहीं करनी। हमारा जहाँ यहाँ पे कंसेप्ट है लोकस का वो सिर्फ इतना है कि बच्चे ने ये समझ लिया है कि भाई कंडीशन समझ में आ रही है, उसको कंडीशन समझ में आ रही है, देन उसके बाद उसकी वर्किंग करनी है। तो लोकस के ऊपर ज़्यादा सवालात नहीं है, लेकिन लोकस के ऊपर सवालात ज़्यादा तगड़े हैं, बच्चे थोड़ा थोड़ा कंडीशन को सही रीड नहीं कर पाएंगे। आज के मैं लास्ट टॉपिक पे ले आऊँ एक्सरसाइज 2.4 के, जिसमें थोड़ी सी जान मज़ेदार है, और ये टॉपिक जो है पूरे 2.4 पे अब छाया रहेगा। आइंदा आने वाली क्लासेस भी इस टॉपिक से काफ़ी मुतासिर रहेंगी काफ़ी महीनों तक। स्लोप, ग्रेडियंट एम से रिप्रेजेंट होता है, तो वो बच्चे जो कि कैम्ब्रिज से ओ लेवल से जो है एड मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं या आगा खां बोर्ड से आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आइडिया समझते हैं स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है। मैं सबको और क्लियर कर दूं, ऐसा है मेरे पास ये एक फर्श है और मैंने ये दो सीढ़ियां खड़ी की हैं, यहाँ सारी लाजमी तौर पे इनके आगे दीवार होगी, वो मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। इसको लैडर या सीढ़ी ए कह दिया और इसको लैडर बी या सीढ़ी बी कह दिया। किस पे चढ़ना आसान है? डेफिनेटली बी पे चढ़ना आसान है, ए पे चढ़ना निस्बतन मुश्किल है। और अगर मैं इस लैडर को और यूं कर दूं, सी बना दूं, तो सी पे तो चढ़ना इन सब के मुकाबले में डिफ़िकल्ट है। हम किसी के घर जाते हैं, वो ऊपर पहली मंजिल में रह रहा होता है और सीढ़ियाँ इस तरह की उसकी होती हैं, तो घर एक दूसरे को तसल्ली देते जाते हैं, संभल के उठाना, सीढ़ियाँ ख़तरनाक हैं। और बात घराने में हम जब जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, हम सीढ़ियाँ इतनी आसानी चढ़ लेते हैं। स्लोप इससे कंसर्न है, हम कहते हैं इसका स्लोप ज़्यादा है, प्लस 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 है, इसका स्लोप कम है, प्लस प्लस, इसका स्लोप बहुत कम है। तो स्लोप हमें ये बताता है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, एक चीज़ पे चढ़ना या उतरना कितना आसान या असला है। स्लोप इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब हमारे यहाँ स्लोप का क्या होगा, हमने मिसाल के तौर पे एक्स वाई प्लेन में रहते हैं हम और लाइन के हवाले से बात करें, ये मेरे पास एक लाइन है,
इस लाइन का स्लोप जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इनफैक्ट ये सब लाइनें, हम सीढ़ी को भी लाइन की सूरत में, स्लोप का बहुत गहरा ताल्लुक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का है से, एंड स्लोप जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फिर रिपीट करूं, हॉरिजेंटल के साथ, जमीन के साथ, जमीन को एक्स एक्सिस भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम देते हैं। एंड स्लोप का फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कल अगली क्लास जब भी आएगी इंशाल्लाह ताला ये फॉर्मूला ड्राइव कर दूंगा। तो स्लोप जो है साइन थीटा के बराबर नहीं होता, अगली क्लास में एक्सप्लेन होगा। स्लोप कॉस थीटा के बराबर नहीं होता, स्लोप किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम हो तो हम बड़े मज़े से स्लोप निकाल सकते हैं। मैं कुछ खास एंगलों की बात यहाँ पे करना चाहूँगा। अगर लेट सपोज एक्स वाई प्लेन है और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये एक्स वाई प्लेन में जब लाइन ड्रॉ हुई है, ज़रा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझने की कोशिश करो। ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, एंड जब ये कट नहीं कर रहा तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़ीरो है। स्लोप का क्या फॉर्मूला है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की टेंजेंट वैल्यू, तो टेंजेंट ऑफ ज़ीरो एंड स्लोप ज़ीरो आएगा। अब आइंदा के बाद एक कानून बना लो, हॉरिजेंटल लाइन, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, ज़ीरो होता है, एंगल क्या होता है, वो भी ज़ीरो होता है। अब ये एमसीक्यूज़ के दो सवाल हो गए। हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप ज़ीरो होता है, हॉरिजेंटल का एंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, कोई चीज़ वजूद में नहीं आ रही, तो उसको कहते हैं ज़ीरो, तो थीटा 0 डिग्री के बराबर है। एक और मैं यहाँ पे चाहूँगा इसी तरह की मिलती जुलती फिगर ड्रॉ कर दूँ तुम्हारे लिए। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास है, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि जनाब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। वर्टिकल लाइन का एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा, बिल्कुल ठीक का 90 डिग्री। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला एम इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 90 डिग्री, इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। अब जरा सोचो ऐसी सीढ़ी कहीं लगी हो और तुम्हें चढ़ना हो, चढ़ के टपक जाएंगे हम, तो स्लोप इन्फिनिटी होता है वर्टिकल लाइन का, अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का। कई तरह से पूछते हैं एमसीक्यूज को, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा है। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप विल बी ज़ीरो, अ लाइन perpendicular to x axis slope will a line parallel to y axis slope will be infinity, a line perpendicular to x axis slope will be infinity, a line parallel to y axis is angle of inclination is 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कभी भी y एक्सिस से नहीं नपता, एंगल हमेशा x एक्सिस से नपता है। अब टेंजेंट की कुछ और खूबियां देखें। मसलन मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास एक लाइन है और दूसरी लाइन में ये है, तो मैंने दो लाइनें इस वक्त ड्रॉ की हैं, एक ए है और एक बी है। इन दोनों पे गौर करना, दोनों का एंगल मैंने डिफरेंट लिया है, दोनों का एंगल मैंने डिफरेंट लिया हुआ है। एक का एंगल ये है और एक का एंगल, क्या फ़र्क है इन दोनों में, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जनाब ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो इसकी जो स्लोप वैल्यू आएगी, मिसाल के तौर पे ये m1 है और ये m2 है, तो m2 ग्रेटर देन m1 आएगी। स्लोप की वैल्यू इस तरह आती है, स्लोप की वैल्यू इस तरह आती है, m1 इज इक्वल्स टू 2/7, m2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5/3, इस तरह स्लोप की वैल्यू आती है फ्रैक्शन या डेसिमल के अंदर। अगर मिसाल के तौर पे यही लाइन है और मैंने इस तरह ड्रॉ कर दी, सॉरी इस तरह नहीं करनी थी, फिर एक दफ़ा कर लेते हैं, यही लाइन है और मैंने ये इस तरह ड्रॉ कर दी, इस लाइन का नाम मैंने एफ दे दिया। ज़रा इसके एंगल पे गौर करना, इसके एंगल पे, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, एंड यहाँ गौर करना ये 90 से छोटे थे, एक्यूट थे, ये तो टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल के लिए 90 से बड़े एंगल के लिए क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है इसका स्लोप नेगेटिव वैल्यू में आएगा। जो भी वैल्यू आ रही है -1/7, 1/4 जो भी आ रही है वो माइनस में होगी। अब एक नई बातें हो गई, अगर एंगल एक्यूट है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
और अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब है हमें स्लोप के साथ प्लस माइनस देख के ये आइडिया हो जाता है कि लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है और किस तरह वो लाइन जो है वो प्लेस की जा रही है। तो स्लोप जो है पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है, एंगल हमेशा इस एक्सिस से नपता है। स्लोप नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। तो स्लोप इसका मतलब है जीरो कब होता है, स्लोप इन्फिनिटी कब होता है, स्लोप पॉजिटिव कब होता है, स्लोप नेगेटिव कब होता है। अब देखो एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्लोप देखते ही हमें पता चल जाएगा ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल है, इंक्लाइंड एट ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये हमारे पास जो है स्लोप बता देता है। अब ये सब एमसीक्यूज हैं, यहाँ से रख के ये पूछ लें, वो पूछे जनाब एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, और जनाब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो स्लोप इन्फिनिटी होगा। तो अब ये जो हम स्लोप का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं इनमें एक छोटी सी मसाइल है, एंगल डिपेंडेंट है। और जबकि एक्स वाई प्लेन में हम एंगल नहीं नापते, एक्स वाई प्लेन में तो हम कोऑर्डिनेट से चल रहे होते हैं। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कोऑर्डिनेट से बन जाए? बिल्कुल एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट हैं लाइन के ऊपर दो पॉइंट मौजूद हैं, तो हमें फिर एंगल की ज़रूरत नहीं है। हमने इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, और डेरिवेशन की तुम्हें मालूम है आज मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, और एक नया स्लोप का फॉर्मूला बना दिया जो एंगल से इंडिपेंडेंट है। उसके लिए दो पॉइंट दे दो ऑन द लाइन, तो हम जो है एंगल वाले फॉर्मूले से भी, क्यों, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट मेजर करना आसान होते हैं। तो ये वो फॉर्मूला है जो बेताशा यूज़ होगा, आज की क्लास में भी होगा, और ऑनवर्ड फिर ये फॉर्मूला जाएगा नहीं और इस्तेमाल होता रहेगा। तो आज के लास्ट सवाल की तरफ मैं तुम्हें ले आता हूँ। हाँ, वो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू दिस टू पॉइंट। एक को कह दिया लेट x1 y1, वो क्या हो गया -3 4। दूसरा पॉइंट क्या हो गया x2 y2, क्या हो गया 8, 11, एंड स्लोप फाइंड करना है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड ये क्या हो जाएगा y2 11 माइनस 4 अपॉन 8 माइनस ऑफ -3। m इज इक्वल्स टू 11 में से 4 गए, 7। स्लोप फ्रैक्शन में आता है, अमूमन डेसिमल में, इंटरमीडिएट में हम लिखने की कोशिश नहीं करते, तो स्लोप यहीं पे छूट जाएगा। तो आज ये भी मैंने सवाल दिए। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 के 4 पार्ट। उसमें एक रफ फिगर जरूर, हर पार्ट के अंदर एक एक रफ फिगर बनाओगे। पेंसिल से फिगर बनती है बेटा, पेंसिल के बगैर कोई फिगर नहीं बनती। तो क्वेश्चन 6 के 4 पार्ट बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। तुम्हारी ज्योमेट्री का सारा कंसेप्ट लेंगे कि तुम्हारी ज्योमेट्री कितनी तुम्हें आती है, तो तुम्हारे ज्योमेट्री के कंसेप्ट के ऊपर बैठे हुआ जो है वो क्वेश्चन 6 के 4 पार्ट हैं। तो अब मैं तुम्हें पहले शेयर कर दूं कि आज का क्लास वर्क क्या आ रहा है और आज का होमवर्क क्या आ रहा है। उसके बाद एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा मैं, एंड वहीं से हमारी क्लास है। तो जनाब आपका जो है आज लेक्चर नंबर 2.4 हो रहा है, एंड ये हमारे क्लास वर्क की डिटेल है, और ये जो है 4-5 सवाल हैं। अगर तुमने क्वेश्चन 6 के सारे पार्ट कर लिए हैं तो यहाँ क्वेश्चन 6 दोबारा ना करना। हाँ, एक्सरसाइज 2.3 की 3 एग्जाम्पल भी आज मैंने दिए हैं, प्लीज़ एग्जाम्पल छापने की नहीं है। एंड तुम्हें मालूम है किस जगह पे ये तुम्हें स्क्रीन नेम वगैरह भेजना है, तो मैं अभी क्लास ख़त्म होते ही ये सब तुम्हें भेज दूंगा। लास्ट टॉपिक मैंने एक जुमला कहा था, एक और चीज़ रह गई है और मैं उस तरफ तुम्हें लाना चाह रहा हूँ। अब हमारी फ़ीस कलेक्शन का जो है वो फाइनली टाइम आ गया है। आज आपने 10-11 लेक्चर ले लिए हैं, बल्कि 11 ले लिए हैं, और इंशाल्लाह ताला इस फ़ीस कलेक्शन से पहले 12 हो जाएंगे। हाँ, फ़ीस के लिए मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं भाई, 3 बातें याद रखना, फिर उसके बाद फ़ीस की तरफ आना। कि जूम पे क्लासेस हमें नहीं मालूम कब तक चलेंगी।
अभी तो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे जो है हमें तसल्लियाँ दी हैं कि 15 तारीख से, मुमकिन है 15 तारीख को कहीं यूनिवर्सिटी खोल लें, हम बाकी थोड़ी खोल लें, 1 महीने बाद देखेंगे, तो हम जूम पे कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मुमकिन है वो कहें 15 सितंबर से खोल लें, लेकिन क्लास में 30 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बिठा सकते, तो उस सूरत में फिर क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को तोड़ना पड़ेगा, 30 स्टूडेंट्स अलाउ करूँगा और बाकी जो 60 या 40 स्टूडेंट जो भी बचेंगे वो घर पे बैठ के लेंगे। यानी कि जुमेरात को 30 स्टूडेंट यहाँ आए और बाकियों ने घर पे क्लास ली, जुमे को अगले जो स्टूडेंट घर पे बैठे थे वो यहाँ आ जाएंगे और जो यहाँ पे जुमेरात को क्लास ले चुके थे वो घर जूम पे चले आएंगे ऑनलाइन। मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं मालूम, अनसर्टेनिटी है। एंड हम ये क्यों समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया, ये तो अल्लाह ताला की कुछ रहमतें हैं जो हमारे मुल्क पे हो गई हैं। नहीं तो अभी भारत में, इंडिया के अंदर कल 77,000 केसेस हुए हैं बेटा, 1500 अमवात हुई हैं सिर्फ इंडिया के अंदर, एंड 48,000 केसेस अमेरिका जैसे मुल्क में डायग्नोज हुए हैं। तो ये तो मैंने कहा ना, अल्लाह ताला की कुछ स्पेशलिटी है इस मुल्क के साथ, तो वहाँ पे आप हो रहे हैं। और क्या मालूम अभी मौसम ठंडा हो और कोरोना भरपूर आ जाए, तो फीस देने से पहले सोच लेना। तुम कहो कि जनाब के फ़ीस तो मैंने फ़िज़िकल कर, नहीं बेटा, मैंने फ़ीस पढ़ाने के लिए है, मेरी खुद ख्वाहिश नहीं है किसी तरह से कि मैं जो हूँ आपसे जो है ऑनलाइन क्लासेस लूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ इसलिए मैं जो हूँ, इसीलिए पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरे आगे कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है, मुमकिन है अल्लाह ना करे 6 महीने बाद पाकिस्तान में फिर सूरत हाल ख़राब हो और 2021 जून में आपको बताया जाए आप फिर प्रमोट हो गए। कुछ बच्चे ये सुन के मुस्कुरा दिए होंगे, ठीक है, आप प्रमोट हो गए, अब अगले स्टेज यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो क्या करेंगे? तो अब तो हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि एग्ज़ाम तो होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए नहीं, अब हम इस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं कि बेटा बच्चे को ये सब चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। अगर उसको ये मैथमेटिक्स नहीं आती है तो यूनिवर्सिटी स्टेज पे कभी ना कभी तो कोरोना ख़त्म होगा इस दुनिया से, तो यूनिवर्सिटी स्टेज पे वो मुसीबत के अंदर आ जाएगा। अब फीस के लिए सुनते रहना, जब भी आप आओगे किसी दिन भी आ सकते हो, ये टाइमिंग जो सामने रखें ये तुम्हें ग्रुप पे मिल जाएंगे। संडे को है, ट्यूसडे को है, फ्राइडे को 11 बजे से 4 बजे तक। सबसे पहले याद रखना, फीस जब देने आओगे तो अपना रजिस्टर लेके आओगे और अप टू डेट काम लेके आओगे। एंड जब तुम फीस देने आओगे तो यहाँ हमारे चेकर्स बड़े होंगे, पहले वो थरोली तुम्हारा काम चेक करेंगे, एंड काम अगर ओके नहीं होगा तो आपकी फ़ीस नहीं ली जाएगी, आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो फीस जमा कराने के लिए पहला हमारा स्टेप है आपके पास आपका काम मुकम्मल हो। दूसरी चीज़, फ़ीस जमा कराने के लिए वालिदैन का आना ज़रूरी नहीं है। अगर वालिदैन या घर वाले कोई आना चाहते हैं तो एक मेंबर अलाउ है। अमूमन होता गया जब एडमिशन होते हैं तो लाओ लश्कर के साथ घर वाले आते हैं, वालिदैन भी होते हैं, उनके बाकी बच्चे भी होते हैं, तो वो सब मैं अलाउ नहीं करूँगा। बाहर गेट पे एक स्टूडेंट के साथ एक घर वाला अलाउ होगा। एंड SOPs मैं भी फॉलो करूँगा, आप भी करेंगे। मास्क लगाना है। मास्क हम इसलिए नहीं लगा रहे कि हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी वजह से कोई बीमार ना हो। बच्चा समझते हैं नहीं मैं कैसे बीमार हूँगा, नहीं बेटा, हमारी वजह से अल्लाह ना करे कोई बीमार ना हो। तो मैं तो SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। एंड विदाउट मास्क किसी शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो घर वाला एक होगा, आपके पास अपना का रजिस्टर होगा मौजूद पूरा, अगर दूसरा रजिस्टर शुरू हो गया तो वो भी ले आइएगा, और आपके पास अपना पर्सनल मास्क होगा। आप मास्क के बगैर यहाँ अंदर नहीं आएंगे। और मुमकिन है आप यहाँ आने के बाद 2 घंटे लग जाएं। भाई आपसे पहले 15 लोग आ गए, मैं क्या करूँ? एंड फीस नहीं लेनी है। अब 15 लोगों का मुझे थरोली काम चेक करना है। उन्हें अंदाज़ा नहीं है मैं किस लेवल पे उनसे काम चेक करने के मूड में हूँ। थरोली काम चेक करूँगा, एंड मैं जब थरोली काम उनका चेक करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा, एंड जब मुझे टाइम लगेगा तो अगले वाले को वेट करना पड़ेगा। हमारी जनरल टेंडेंसी ये है कि 11 बजे का टाइम होता है, हम 3:30 बजे आते हैं। बेटा 11 बजे आ जाओ, इस वक्त तुम अर्ली आओगे तो इम्कान दें तो कम से कम आधा घंटा 50 मिनट तो लगेंगे, और मुमकिन है 2.5 घंटे लग जाए। हमने चेकर्स काफ़ी बिठाए, लेकिन हमें भी आइडिया नहीं है हाउ मेनी चेकर्स होंगे, क्या होगा। तो बहरहाल हम जो है यहाँ पे ये कर रहे हैं। फीस कुछ लोग भूल गए हैं, तो बेटा फॉर्म मोस्टली स्टूडेंट के पास फॉर्म भी लेके आना। वो जो फॉर्म मैंने आपको दिया था, ओल्ड स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो वो फॉर्म भी लेके आना आपने। उस फॉर्म को पलटो
उसके पीछे फ़ीस की डिटेल लिखिए कितनी फ़ीस थी, क्योंकि बहुतों को याद भी नहीं फ़ीस कितनी है। नए आने वाले स्टूडेंट को बताता चलूँ कि जनाब आपने जब एडमिशन लिया था तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ़ीस की भेजी थी, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब आपने व्हाट्सएप का वो मैसेज महफूज नहीं किया, स्क्रीनशॉट लेके उसको फ़ोटोज़ में नहीं लिया, वो मैं नहीं जानता हूँ। फ़ीस आपको मैंने उस वक्त सारी डिटेल में बता दी थी। तो फ़ीस इन्हीं डेज़ में और इन्हीं टाइम में होगी। इसके अलावा अब आएंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वो डेज़ हैं जिसमें मैं फारिग हूँ। बाकी दिनों में क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर की भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, तो बाकी दिनों में मैं काफ़ी बिजी होता हूँ और मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं आपसे इंटरटेन करूँ, क्योंकि फ़ीस के लिए मुझे चेकर भी तो बैठाने, मुझे आपका काम भी चेक करना है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ ये चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको क्लास वर्क एंड होमवर्क करूँ। प्लीज़ जब भी तुम मुझे अपना क्लास वर्क भेजो, क्वेश्चन 6 में प्रॉपर फिगर बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन 6 में प्रॉपर फिगर बनेंगी, पेंसिल से बनेंगी। ज़रा सोचना है, क्वेश्चन 6 में बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ज्योमेट्री और हमारे बच्चे की ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा ख़राब है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।